मैं डॉक्टर सतीश दुबे। राजनीति विज्ञान के आज एक टॉपिक उदारवादी राज्य के कार्य। उदारवादी राज्य के कार्य के साथ आपके सामने हूं। उदारवाद लिबरलिज्म LIBERALISM लिबरलिज्म लैटिन के लिबरलिस से आया है। लिबरलिज्म लैटिन के लिबरलिस से आया है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उदारवाद से ये तो क्लियर हो गया कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता उसका केंद्र बिंदु है। इसी के साथ साथ सभी तरह के विशेषाधिकारों का विरोध, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, शांति मार्ग, लोकतंत्र में विश्वास, मानव गरिमा को महत्व, ऐसी विचारधारा को हम उदारवाद कहते हैं। तो उदारवादी राज्य के कार्य। व्यक्तिवाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने, लोकतंत्र की व्यापकता ने व्यक्तिवाद के बड़े ही एक भयानक स्वरूप लेकर के आया। पहले तो बड़ा अच्छा लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य कोई हस्तक्षेप ना करे, बहुत बढ़िया लगा कि बहुत अच्छी विचारधारा है। लेकिन इससे बहुत संकट पैदा हुआ यूरोप में। और पहले शुरू में तो लगा कि उदारवाद और व्यक्तिवाद एक ही है। व्यक्तिवाद का मूल बिंदु है व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य व्यक्ति के जीवन में किसी तरह से हस्तक्षेप न करे। उदारवाद का भी मूल तत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो लगा कि शुरू में कि दोनों एक हैं, अच्छी बात है, दोनों एक हैं। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में और खास करके ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पे लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उनकी आर्थिक उन्नति हुई, लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। अब राजनीतिक दलों को और जिन्हें सत्ता में आना था, उन्हें हर जनता के पास जाना था, उनको अपने आप से जोड़ना था, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता यही है कि बहुत बड़े पैमाने पे आप सबको जोड़ ले जाएं। ऐसे में दोनों में अंतर आने लगा। जॉर्ज सेबाइन ने कहा कि 1830 तक कोई अंतर नहीं था दोनों में। लेकिन धीरे धीरे अंतर बनने लगा और उदारवाद अपने एक नए स्वरूप में सामने आया। 1850 के बाद ये एकदम अंतर हो गया कि उदारवाद अपने पुराने रूप में और नए रूप में व्यक्तिवाद के साथ पूरा एकदम अंतर कर दिया। तो उदारवाद की हम विशेषताओं की चर्चा कर लें तो परिभाषा वगैरह सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बड़ा विस्तार से इसका सिद्धांत है। तो उदारवाद के प्रमुख विशेषताएं, उदारवादी राज्य के प्रमुख कार्य से पहले उदारवाद के प्रमुख विशेषताएं, उससे कार्य भी हमारे समझ में आ जाएगा। जब तक हम उदारवादी व्यवस्था को नहीं समझेंगे तब तक उदारवादी राज्य के कार्य को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो उदारवाद की जो सबसे पहली विशेषता है वो है नागरिक स्वतंत्रता। वो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीने के लिए उसे किसी भी तरह का बाध्य न किया जाए, उसे पूरी स्वतंत्रता हो अपना जीवन जीने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए, बोलने के लिए, रहने के लिए, इत्यादि इत्यादि की हर तरह की नागरिक स्वतंत्रता उसे मिले। दूसरी तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि उदारवाद मानवीय विवेक पे विश्वास करता है। विवेक, आंख मूंद के चलने पे विश्वास नहीं करता है। आंख मूंद के कुछ भी मान लिया जाए। मध्यकाल में पूरे यूरोप में, हमारी तरफ भी, भारतीय चिंतन में भी हर जगह आंख मूंद के मानने की बात थी। हम विशेष करके यूरोप में जो कह लिया हमने मान लिया। उदारवाद कहता नहीं, विवेक, मनुष्य का विवेक। और स्वामी विवेकानंद जी का एक शब्द है, विवेक का अर्थ होता है सत्य और असत्य में से सत्य की तरफ चलना, अच्छे की तरफ चलना, शुभ की तरफ चलना। तो विवेक से तात्पर्य है कि मनुष्य के
जीवन में सोचने विचारने की पद्धति लाना। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है और विवेक के माध्यम से ही अपने अच्छे बुरे कार्यों का फैसला कर पाता है। तो मनुष्य के विवेक को महत्व दिया जाए। आंख मूंद करके अंधा होकर के अंधानुकरण की बातों को त्याग दिया उदारवाद ने। तो विवेक को, चिंतन धारा को, सोचने विचारने को, तर्क करने को, यह विवेक से यहां तात्पर्य है। आंख मूंदने का समर्थन न किया जाए, विवेक को महत्व दिया जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है उदारवाद में वो है कि मनुष्य की गरिमा को महत्व देना। गरिमा, डिग्निटी इज अ मस्ट। मनुष्य की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है और हर मनुष्य की उस गरिमा का सम्मान होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारी प्रस्तावना में गरिमा शब्द का नाम लिया है। हर व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति का स्थान, महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित किया जाए। हर व्यक्ति का अपना एक गरिमापूर्ण स्थान है, एक सम्मानपूर्ण स्थान है। तो इस सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण स्थान को स्थापित करने का काम उदारवाद ने किया। अगली विशेषता है राज्य व्यक्ति निर्मित है, समाज व्यक्ति निर्मित है। समाज और राज्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति करने वाला साधन है। यानी व्यक्ति है साध्य और साधन है समाज और राज्य। तो दो बातें हो गई, एक तो राज्य निर्मित है, समाज निर्मित है, और दूसरा व्यक्ति और समाज, राज्य और समाज साधन है, व्यक्ति साध्य है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसी व्यक्ति के कल्याण के लिए समाज और राज्य आया है। अगली विशेषता हो गई उदारवाद की कि हर तरह की स्वेच्छाचारी कानूनों का विरोध, तानाशाही, स्वेच्छाचारी, बलपूर्वक स्थापित किए गए कानूनों का विरोध और कानून की राज्य की प्रधानता। तो शासन होगा और कानून का होगा। हर व्यक्ति कानून सर्वोच्च होगा, कानून की बात मानेगा। स्वेच्छाचारी, जबरदस्ती, तानाशाही कानून का विरोध होगा, उसकी समाप्ति होगी। यह उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। उदारवाद की जो एक और विशेषता है वो ये है जाति एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। हर व्यक्ति की जातीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को गरिमा मिलेगा। शांति में विश्वास होगा, विश्व बंधुत्व की भावना होगी, लोकतंत्र में विश्वास। उदारवाद लोकतंत्र में विश्वास करता है और कहता है कि शासन लोगों के अनुसार होना चाहिए, शासन लोगों की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, उनके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए। तो लोकतंत्र में विश्वास है उदारवाद का। उदारवाद क्रांति के माध्यम से परिवर्तन नहीं करना चाहता है, हिंसा के माध्यम से परिवर्तन नहीं करना चाहता है, बल्कि उदारवाद धीरे धीरे विकास के माध्यम से संवैधानिक मार्ग से परिवर्तन करना चाहता है। तो अंतरराष्ट्रीयतावाद में विश्वास, विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास। उदारवाद हर तरह के विशेषाधिकारों की समाप्ति करना चाहता है। तो इस तरह से हुआ कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो हर तरह की स्वतंत्रता देनी चाहती हो, चाहे वो राजनीतिक स्वतंत्रता हो, नागरिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, जाति स्वतंत्रता हो, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो, हर तरह की स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता हो, हर तरह की स्वतंत्रता। मनुष्य की गरिमा को महत्व देती हो, मनुष्य के विवेक का महत्व देती हो। अच्छा, एक बात तो और मैं कहना भूल गया, उदारवाद इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है। इस रूप में विरोध करता है कि सिर्फ कोई बात इस नाते न मानी जाए कि पहले से चली आ रही हो, बल्कि इस नाते मानी जाए कि वो कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है, कितना मानव कल्याण के लिए है। अगर वो मानव कल्याण के लिए है, उपयोगी है, तो अच्छी बात है, उसका स्वागत है। लेकिन सिर्फ इस नाते मानी जाए कि भाई पहले से चली आ रही है, परंपरा में है, इतिहास में है, तो गलत है। आंख मूंद के समर्थन नहीं करना है। हाँ, अगर वो उपयोगी है तो अच्छी बात है, उसका पालन होना चाहिए। तो इतिहास परंपराओं का विरोध, स्वेच्छाचारी शासन का विरोध, अत्याचारी शासन का विरोध, कानून के शासन की प्रधानता, लोकतंत्र की महत्व, क्रमिक और संवैधानिक परिवर्तन में विश्वास, विश्व बंधुत्व की भावना, हर तरह के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना, यह उदारवाद की विशेषता हुई। अब हम चर्चा करेंगे कि उदारवादी राज्य के कार्य। उदारवाद का दो स्वरूप हमारे सामने आता है। पहले आता है 1850 तक, 30 तक तो कोई अंतर नहीं, राल्सेवाइन ने कहा। वक्त उदारवाद और व्यक्तिवाद एक ही है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करे, जिसे हम परंपरागत उदारवाद कहते हैं। परंपरागत उदारवाद
इसके सबसे बड़े पोषक हैं J.S. मिल, जिन्होंने लिखा द ऑन द लिबर्टी। J.S. मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी। वो हर तरह के राज्य का हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो 1830 तक तो उदारवाद और व्यक्तिवाद एक है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप न करे, और 50 के बाद दोनों में अंतर हो जाता है, एकदम अंतर हो जाता है। तो परंपरागत उदारवाद में जो राज्य के कार्य हैं वो वही कार्य हैं जो राज्य व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक समझा गया, जैसे राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे। तो परंपरागत उदारवादी राज्य के कार्यों में पहली चीज है कि राज्य व्यक्ति को सुरक्षा दे, आंतरिक सुरक्षा दे, आंतरिक रूप से एक नागरिक दूसरे नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचावे, एक संस्था समुदाय किसी को नुकसान न पहुंचावे, बाह्य सुरक्षा दे, यानी बाहरी आक्रमण इत्यादि से राज्य व्यक्ति की नागरिकों की रक्षा करे, शांति प्रदान करे। राज्य के जीवन में व्यक्ति न्यूनतम से न्यूनतम हस्तक्षेप करे, तभी हस्तक्षेप करे जब किसी नागरिक की स्वतंत्रता बाधित हो रही हो, अन्यथा उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। J.S. मिल ने कहा कि जब तक एकदम आवश्यक न हो जाए कि कोई नागरिक किसी नागरिक की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है, तब तक व्यक्ति को खुला छोड़ दो, मुक्त कर दो, किसी भी तरह का उसके जीवन में हस्तक्षेप न करो। तो परंपरागत उदारवादी राज्य के कार्यों में हम स्वतंत्रता व्यक्ति को अधिक से अधिक देना चाहते हैं और राज्य के हस्तक्षेप को अति न्यूनतम कर देना चाहते हैं, राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित कर देना चाहते हैं। ये व्यक्तिवाद उदारवाद का परंपरागत उदारवादी राज्य के कार्य स्वरूप रहे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा गया, और खास करके ब्रिटेन में, कि इससे गरीबी अमीरी की खाई बहुत बढ़ी। ब्रिटेन में राजनीतिक दल जनता तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे थे, लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही थीं। ब्रिटेन लोकतंत्र का घर है और J.S. मिल लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है J.S. मिल को। टू टेट्राइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर 2 निबंध, उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ब्रिटेन में यह देखा गया कि लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं और व्यक्तिवाद ने या उदारवादी राज्य के परंपरागत सिद्धांत ने गरीबी अमीरी की खाई को बहुत बढ़ा दिया है। गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, और सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और सामाजिक समस्याएं गहरी होती जा रही हैं। अब आम जनता तक पहुंचना है, उनकी समस्या को दूर करना है, तो उदारवाद सकारात्मक रूप से आया कि सकारात्मक उदारवादी राज्य के कार्य। तो जो 1830 के बाद जो खाई बनने लगी ना उदारवाद के आपस में, कि पहले था परंपरागत उदारवाद और 1850 के बाद आया सकारात्मक उदारवादी राज्य के कार्य। उदारवाद अपने नए स्वरूप में आया और इसके सबसे बड़े प्रेता हुए T.H. ग्रीन, ब्रिटिश चिंतक हैं T.H. ग्रीन। और T.H. ग्रीन साहब ने कहा नहीं, उदारवाद राज्य का जो स्वरूप है उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए, उसके कार्य सकारात्मक रूप से होने चाहिए। सिर्फ यह कि हस्तक्षेप ना करना तो खुला छोड़ देना, नागरिकों के जीवन में राज्य कोई हस्तक्षेप ना करे, यह ठीक नहीं है। जहां आवश्यक हो, क्योंकि राज्य का कार्य है व्यक्ति का नैतिक सर्वांगीण विकास करना, राज्य नैतिक सर्वांगीण विकास करना राज्य का कार्य है, और राज्य कुछ करता ही नहीं है, अलग करना चाहिए। राज्य को कुछ करना ही नहीं चाहिए। राज्य कोई वॉशिंग पाउडर थोड़ी ना, वॉशिंग मशीन थोड़ी ना कि नागरिकों को ले आएंगे, उसमें डाल देंगे और नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई काम राज्य का नहीं है। राज्य का सिर्फ इतना ही काम है कि बाधाओं की बाधा बन जाए। ध्यान दीजिएगा, बाधाओं की बाधा, मनुष्य के व्यक्तित्व में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को समाप्त कर दे राज्य, यही सिर्फ राज्य का कार्य है। और राज्य कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि ले आए नागरिक को, वॉशिंग मशीन में डाले और नीट एंड क्लीन वॉशिंग पाउडर निकल गया धुल करके आदमी। नहीं, राज्य का कार्य है बाधाओं की बाधा बनना, यानी बाधाओं को दूर करना, ऐसा मानना है T.H. ग्रीन का। उसके लिए राज्य को नागरिक के जीवन में हस्तक्षेप करना पड़े तो करना चाहिए। यही है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवादी राज्य के कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो T.H. ग्रीन ने कहा कि मनुष्य का नैतिक विकास करना राज्य का दायित्व है। कल्याण के साथ साथ नैतिक कल्याण, सर्वांगीण कल्याण सभी तक राज्य को पहुंचना है, तो राज्य को सकारात्मक स्वरूप में आना होगा। और सकारात्मक स्वरूप का मतलब कि जहां आवश्यक हो वहां राज्य हस्तक्षेप करे। मनुष्य को स्वतंत्रता देनी है, स्वच्छंदता नहीं देनी है, पशु पक्षी नहीं ऐसा छोड़ दिया जाए। इससे अमीरी गरीबी की खाई बहुत गहरी होगी, समाज का बड़ा हिस्सा लाभ से वंचित होगा। इसमें T.H. ग्रीन साहब ने कहा कि राज्य को मुख्यतः जो कार्य करने हैं वो जहां जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता हो हस्तक्षेप करे, जिससे नागरिकों का कल्याण हो। उचित हस्तक्षेप करना है।
कानून के अनुसार हस्तक्षेप करना है, बिना भेदभाव के हस्तक्षेप करना है। तो सकारात्मक उदारवादी राज्य के कार्यों में प्रमुखता कार्य रहा कि राज्य व्यक्ति के लिए कानून बनाए। कानून बनाए, कैसे कानून बनाए? काम के घंटे तय करे, शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था टाइम वगैरह तय करे, कानून बनाए। जहां जहां उनके व्यक्तित्व में बाधा आती है, काम के घंटे तय करे, उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करे। जहां जहां कानून की जरूरत पड़ती है कि नागरिकों के व्यक्तित्व विकास में आवश्यक है, राज्य कानून बनाए, सकारात्मक रूप से राज्य काम करे। तो हर वो कानून बनाए जिससे नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, नैतिक विकास हो। दूसरा, जितनी समाज में बाधाएं हैं, चाहे अशिक्षा हो तो स्कूल खोल दे, गरीबी हो तो उन्हें प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो तो उस पर कानून बनाए, अगर मानव व्यापार होता है तो उसके लिए कानून बनाए, छुआछूत है तो उसके लिए कानून बनाए, भिखमंगापन है तो उसको रोके। जितना नागरिकों के जीवन में बाधाएं हैं व्यक्तित्व निर्माण में, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़ियां, सारी बाधाओं को रोके कानून बना करके। उसके जितने कानून बना सकते हो बनाएं, और बना करके जितनी बलि प्रथा, महिलाओं के साथ जाति, विभेद की चीजें, जितने भी विभेद हो सकते हो सबको रोके, चाहे वो काले गोरे का भेद हो, सारे विभेदों को समाप्त कर दे। तीसरी बात कि राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करे, शिक्षण केंद्रों की स्थापना करे, वाचनालयों की, पुस्तकालयों की, संसाधनों की, आवागमन के साधनों की, काम के घंटे तय करना, जितने भी लोग कमजोर हैं, असहाय हैं, उनके लिए विधवा पेंशन, बेकारी पेंशन, बेरोजगारी पेंशन, मद्यपान को रोके। जितने भी लोगों के जीवन में सुधार ला सकता है राज्य करे। जो पढ़ना है उनको शिक्षण केंद्रों की स्थापना करे, जो पढ़ ले उन्हें नौकरियों की व्यवस्था करे, जो नौकरियों की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट के स्तर पर नहीं है तो उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण दे, वो और भी रोजगार काम करें। उनके व्यक्तित्व में दिक्कत है, व्यक्तित्व को बाधा को दूर करे, अगर उनके साथ उनके आचरण में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको दूर करे, अगर धूम्रपान वगैरह इत्यादि की व्यवस्था हो रही तो उसको हर तरह से कानून बना के रोके। अगर व्यक्ति अपाहिज है, अपंग है, शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है, उसकी सरकार मदद करे। अगर असहाय है, विधवा हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएं दे। जितने समाज में हमारे पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को राज्य कानून बना के मजबूत करे। तो राज्य का इतना ज्यादा काम हो गया उदारवादी राज्य के सकारात्मक स्वरूप में कि राज्य जितना कर सकता है, हर तरह के मानव व्यक्तित्व की बाधाओं को कानून बना के रोके। विद्यार्थियों के लिए कानून बनाए कि समय से विद्यालय आना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है, कोई उद्दंडता नहीं करनी है, ऐसी व्यवस्था करे जिससे विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास हो। ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए? ऐसे छोड़ देंगे आप? वो तो विद्यार्थी पढ़ चुके। सड़क पे चलना ऐसे छोड़ देंगे आप? सड़क पे चलने के लिए नियम बनाइए, इतनी गति आपकी सीमा होगी। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो एक्सीडेंट होंगे, तो क्या एक्सीडेंट होंगे तो उनका व्यक्तित्व विकास होगा? नहीं होगा। बेकार, कमजोर, असहाय, दिनहीन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे आप? नहीं, उसके लिए उनके पेंशन वगैरह की व्यवस्था, उनके सुविधाओं की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था उदारवाद ने करने का कार्य किया। और उदारवादी राज्य के जो सकारात्मक स्वरूप है उसमें राज्य को ये सारे काम करने हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि उदारवाद के जो स्वरूप हैं उसमें एक प्रोफेसर हाउस के अनुसार, एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने उदारवाद के 9 स्वतंत्रताओं की वर्णन किया है। 9 स्वतंत्रताओं की थोड़ी उनकी भी चर्चा कर लें। स्वतंत्रता पे ज्यादा जोर है। तो उन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता मिले, हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हो, अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपना जीवन करे। राजनीतिक स्वतंत्रता हो, यानी व्यक्ति को बोलने इत्यादि की आज़ादी हो, प्रशासन में भाग लेना, चुनाव में मतदाता बनना, चुनाव में चाहे तो सहभागिता करे, चाहे खुद प्रत्याशी बने, सरकार की आलोचना करे, वाद विवाद में हिस्सा ले। आर्थिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति जो यूरोप वगैरह में मध्य टाइम में उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता था कि काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये व्यापार नहीं करेंगे, सबके लिए सुविधाएं नहीं थी, इसे समाप्त किया जाए। नागरिक स्वतंत्रता दिया जाए, पारिवारिक रूप से अपने जीवन जीने की, परिवार विवाह इत्यादि करने की स्वतंत्रता दिया जाए, आर्थिक स्वतंत्रता दिया जाए,
हर व्यक्ति अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्वतंत्र हो। जाति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यह थोड़ा आरोप है कि आलोचक कहते हैं कि जाति स्वतंत्रता की जो बात की गई कि हर जातियां अपने आप में स्वतंत्र हैं, हर राष्ट्र को स्वतंत्र होना चाहिए, ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रहा। इसके साथ तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसे पक्षपात किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता को समर्थन कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से हर नागरिक, हर राज्य दूसरे राज्य के साथ स्वतंत्र होकर अपने गतिविधियों का संचालन करे, तो प्रोफेसर हॉबहाउस ने ज़्यादा स्वतंत्रता पर जोर दिया। उनकी पुस्तक ही थी उदारवाद शीर्षक से, तो ये चर्चा करना जरूरी था कि उदारवाद ने मानव स्वतंत्रता को, हर तरह की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे उदारवाद की आलोचनाएं, उदारवादी राज्य के कार्य की आलोचनाएं। उदारवाद की जब आलोचना हम करते हैं तो सबसे बड़ी आलोचना होती है कि उदारवाद राज्य को मानव निर्मित मानता है, जो गलत है, कृत्रिम मानता है, जो गलत है। राज्य विकास का परिणाम है, ऐसा आलोचकों का मानना है। दूसरी आलोचना करते हैं कि मानव गरिमा, मानव विवेक को बहुत महत्व दिया जाता है, बुद्धि का, जबकि मानव का जो इतिहास है, जो मानव का स्वरूप हमारे सामने है, सामाजिक परिवेश का, ये जो आज दिख रहा है, इसमें बुद्धि और विवेक के साथ साथ संयोग का, ईश्वरीय तत्वों का महत्व है, उनको उपेक्षा किया है उदारवादियों ने, ऐसा आरोप लगता है उदारवाद पे। उदारवाद पे की आलोचना की जाती है कि उदारवाद इतिहास का विरोध करता है, परंपराओं का विरोध करता है। एडमंड बर्ग साहब जो ब्रिटिश चिंतक हैं, वो ज्यादा विरोध करते हैं उदारवाद। कहते हैं कि हर तरह की इतिहास का, हर तरह की परंपराओं का विरोध करना ठीक नहीं, क्योंकि परंपराएं इतिहास एक कड़ी के रूप में हमारे सामने आती हैं, हमें बहुत कुछ सीख देती हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उदारवादी उनका विरोध करते हैं, ये ठीक नहीं। आदर्शवादी इस नाते विरोध करते हैं कि मनुष्य का बहुत ज्यादा महत्ता ठीक नहीं है, इससे अराजकता होगी। मार्क्सवादी विरोध करते हैं कि यह ठीक विचारधारा ठीक नहीं है। तो इस तरह से उदारवाद की बहुत आलोचना होती है, लेकिन अंत में हम बताएंगे कि उदारवाद का महत्व क्या है। उदारवाद का बहुत महत्व है। उदारवाद ने जो व्यक्तिवाद की बहुत भयावह खाई हो रही थी, मनुष्य की गरीबी अमीरी की, एक बड़ा वर्ग राज्य की सुविधाओं से वंचित हो रहा था, खुले छोड़ देने की जो प्रक्रिया थी, लेसे फेयर का सिद्धांत व्यक्तिवाद का, इसने मानव के बहुत बड़े भाग को सुविधाओं से वंचित कर रहा था, वो पिछड़ रहे थे। उदारवाद ने उस खाई को पूरा किया, राज्य को उसकी जिम्मेदारी का आभास कराया, सभी को समाज में ले चलने की बात कही, मानव गरिमा को महत्व दिया, मानव विवेक को महत्व दिया, अंध अनुकरण का विरोध किया, स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया, तानाशाही सरकार का विरोध किया, कानून के शासन का प्रतिपादन किया। आज लोकतंत्र हम जो देख रहे हैं, इसे मजबूत करने का काम उदारवाद ने किया। आज जो कानून के शासन की हम बात कर रहे हैं, इसे मजबूत करने का काम उदारवाद ने किया। आज जो विधि के व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, विधि की सर्वोच्चता की बात हम कर रहे हैं, इसमें उदारवाद का बहुत बड़ा योगदान है। उदारवाद, आज जो हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, उदारवाद की बहुत बड़ी विशेषता है कि उदारवाद ने धर्मनिरपेक्षता को सम्मान स्वीकार किया। कहा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य को किसी व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक धार्मिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को धर्म मानना, उपासना करना, पूजा इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह उदारवाद की बहुत बड़ी देन है। उसने धर्मनिरपेक्षता को, सभी धर्मों के सम्मान की बात कही, और यूरोप में पूरा ट्रेंड चला, और अधिक से अधिक राज्य, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, उदार धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने का काम किए। तो उदारवादी व्यवस्था ने धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया, मनुष्य की गरिमा को मजबूत किया, विधि के शासन को मजबूत किया, नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत किया, अंतर्राष्ट्रीयतावाद को मजबूत किया कि देखिए युद्ध नहीं, शांति से, संवैधानिक मार्ग से हमें अंतर्राष्ट्रीयतावाद के माध्यम से, विश्व बंधुत्व के भावना से हमें दुनिया को रास्ते पे ले जाना है, काम करना है। उदारवाद की बहुत महत्ता है, बहुत योगदान है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।